नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और हम आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें हम प्रयोगवाद तक चर्चा कर चुके हैं और आज हम प्रयोगवाद के बाद जो नई कविता का दौर आता है उस नई कविता पर चर्चा करेंगे। नई कविता के बारे में चर्चा करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि जब हमने प्रयोगवाद की चर्चा की थी तो प्रयोगवाद में जिस प्रकार की विशेषताएं, जिस प्रकार की प्रवृत्तियां हमने देखी हैं, तो कमोबेश वही प्रवृत्तियां हमें नई कविता में भी मिलती हैं और जैसी प्रवृत्तियां हमें प्रगतिवाद में मिलती हैं वैसी वैसी प्रवृत्तियां हमें नई कविता में भी मिली हैं। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि जब प्रगतिवाद और प्रयोगवाद इन सब कालों जैसी, इन सब जो कविता के युग रहे हैं, इन सब युगों जैसी प्रवृत्तियां हमें नई कविता में भी मिलती हैं, तो हम नई कविता को इन सब से अलग कैसे करें। देखिए, हमने यह जाना था कि प्रगतिवाद में कविता की विषय वस्तु पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। प्रगतिवाद में कविता की विषय वस्तु अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद के रचनाकारों ने या प्रयोगवाद को मानने वालों ने यह कहा था कि कविता में इस प्रकार से विषय वस्तु को केंद्र में रखना और कला तत्व की, शिल्प पक्ष की उपेक्षा करना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि प्रगतिवाद में जिस प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया गया है और केवल सामाजिक दृष्टिकोण में रखकर ही सभी प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं, तो प्रयोगवाद में वह समाज केंद्रित में केंद्र में ना रहकर जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वह केंद्र में आ गया था और कला पक्ष और शिल्प पक्ष पर अधिक ध्यान प्रयोगवादियों ने दिया था। प्रयोगवादियों ने भले ही यह कहा हो कि वे किसी एक वाद से या किसी एक विचारधारा से बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन अंततः हम यह देखते हैं क्योंकि उस युग में प्रयोगवाद के कवियों ने कविता के रूप, कविता के शिल्प और कविता के जो शैली पक्ष है उस पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण वह जो कविता है रूपवादी कविता बनकर रह गई, वह एक शिल्पवादी कविता ही बनकर रह गई और उसमें जो विषय वस्तु है वह धीरे धीरे गौण होती चली गई। एक बात और हम यह देखते हैं कि भले ही हम प्रयोगवाद के कवियों में बहुत से कवियों को सम्मिलित करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से कवि ऐसे भी थे जो समाज को केंद्र में रखकर भी कविताएं लिख रहे थे। हालांकि प्रयोग वे भी कर रहे थे, शिल्प और रूप के नए नए प्रयोग वे भी कर रहे थे, लेकिन समाज से संबंधित कविताएं वे भी लिख रहे थे। तो जो ये प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की दोनों धाराएं समानांतर रूप से चल रही थी। हम ये देखते हैं कि उस काल में जो हम जिसे हम प्रगतिवादी और प्रयोगवाद का काल कहते हैं, जिसे हम 1936 से लेकर 1950 तक का काल कहते हैं, तो उसमें समानांतर रूप से प्रगतिवादी और प्रयोगवादी दोनों ही प्रवृत्तियां बिल्कुल समानांतर रूप से चल रही थी और नई कविता में ये दोनों ही आत्मसात हो जाती हैं। हम नई कविता को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां थी और जो प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां थी वे दोनों जब मिल जाती हैं तो फिर हम नई कविता को हिंदी साहित्य के इतिहास के पटल पर देखते हैं। इस युग की कविता को नई कविता का नाम अज्ञे जी ने ही दिया था। जिस प्रकार से उन्होंने तार सप्तक में पहली बार प्रयोग शब्द का किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया, तो उसी प्रकार से नई कविता शब्द का पहली बार प्रयोग हमें अज्ञे जी के द्वारा ही मिलता है। सन 1954 में इलाहाबाद से नई कविता नामक पत्रिका प्रकाशित हुई और ये माना जाता है कि इस पत्रिका के प्रकाशन के बाद ही नई कविता हिंदी साहित्य के इतिहास की आलोचना के दायरे में आई
इस पत्रिका के प्रकाशन के बाद ही यह माना जाता है कि नई कविता को लेकर विचार विमर्श, चर्चाएं, आलोचना, समालोचना इत्यादि प्रारंभ हुई। और इस नई कविता पत्रिका का संपादन जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये दोनों रचनाकार, आलोचक, जो भी कहें इन्हें, वे कर रहे थे। इस नई कविता नामक पत्रिका के सन 1954 से लेकर 1967 1967 तक 8 अंक प्रकाशित हुए, जिसमें लक्ष्मीकांत वर्मा, कुंवर नारायण, विपिन कुमार अग्रवाल, श्री राम वर्मा इत्यादि जो कवि हैं उनकी तो कविताएं, और अज्ञे, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये जो एक मूर्धन्य आलोचक इन्हें माना जाता है, इन सबकी आलोचनाएं, टिप्पणियां और लेख इत्यादि प्रकाशित हुए। और केवल यही पत्रिका नहीं, अपितु इस युग में बहुत सी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई और प्रत्येक पत्रिका में नई कविता पर बड़ी विस्तार से और बड़ी ही गहन चर्चाएं हुई। ये एक दौर चल पड़ा था उस समय कि उस समय नई कविता पर इन सब पत्रिकाओं में चर्चाएं होती थी। तो प्रमुख पत्रिकाएं जिनमें नई कविता पर बहुत चर्चा हुई है वे हैं परिमल, निकष, प्रतिमान, क ख ग, आलोचना, नई धारा, प्रतीक, कल्पना, आधार, उत्कर्ष, धर्मयुग इत्यादि। तो ये जो सभी पत्रिकाएं थी बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं रही हैं ये उस समय की, उनमें नई कविता पर बहुत अधिक चर्चा हुई है। यदि हम प्रमुख रूप से इस काल के कवियों के बारे में बात करें तो जो कवि इस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, उनमें जो 3 सप्तक अज्ञे जी ने प्रकाशित किए थे। अब ये बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमने प्रयोगवाद की चर्चा करते समय तार सप्तक के बारे में चर्चा की थी और तार सप्तक के कवियों को प्रयोगवादी भी कहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो कवि प्रयोगवाद के हैं वे नई कविता के भी कवि हैं। जिन कवियों ने प्रयोगवादी कविताएं लिखी तो उन्होंने नई कविता भी लिखी, और जिन कवियों को हम प्रयोगवाद के कवि मानते हैं उन्हें नई कविता के कवियों में भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि जो प्रयोगवाद का काल है वो लगभग 1942 1943 से 1950 तक का माना जाता है। और उसके बाद जो ये कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं, ये नई कविता की धारा में भी सम्मिलित हुए हैं। तो जो पहला तार सप्तक था उसके कवियों में स्वयं अज्ञे, नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। इसके बाद दूसरा सप्तक में जो प्रमुख कवि जो नई कविता के कवि माने जाते हैं उनमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। और जो तीसरा सप्तक जो कि एक विकसित रूप नई कविता का माना जाता है उसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित रहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजयदेव नारायण शाही, प्रयाग नारायण शुक्ल, मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण, केदारनाथ अग्रवाल और कीर्ति चौधरी। तो ये जो 21 कवि तीनों सप्तकों में हम देखते हैं ये नई कविता के प्रमुख कवियों के रूप में जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी हम जो इन तीनों सप्तकों में नहीं हैं जो प्रमुख कवि नई कविता के रहे हैं उनमें हम सम्मिलित करते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीकांत वर्मा, विपिन अग्रवाल, अजीत कुमार, रामदरस मिश्र, श्रीराम वर्मा, दुष्यंत कुमार, कैलाश वाजपेयी और अशोक वाजपेयी इत्यादि। ये बहुत सारे कवि जो हैं
ये उस नई कविता के ढंग की कविता लिख रहे थे, जिसमें हमने पहले ही बताया कि प्रयोगवाद और प्रगतिवाद जब मिलकर एक धारा में बन जाते हैं, एक धारा में सम्मिलित हो जाते हैं, तो उसे ही नई कविता का नाम दिया गया है। और इस नई कविता के युग में केवल छोटी कविताएं ही नहीं लिखी जा रही थी, अपितु प्रबंध काव्य भी लिखे जा रहे थे। और इस काल में लिखे गए कुछ कवियों के प्रबंध काव्य बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। और ये जो प्रबंध काव्य थे ये नई चेतना से युक्त थे। ये पहले के जिस तरह से हम रामायण, महाभारत और जो द्विवेदी युग में महाकाव्य देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे हुए, या कामायनी जैसे महाकाव्य देखते हैं, उससे कुछ अलग महाकाव्य या जो प्रबंध काव्य कह सकते हैं, महाकाव्य नहीं कहेंगे अपितु जो प्रबंध काव्य है, जो प्रबंध रचनाएं हैं, वे इस काल में हमें दिखाई देती हैं। तो उनमें प्रमुख रूप से हम अज्ञेय द्वारा लिखा गया चिंता, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया कनुप्रिया, कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया आत्मजयी, दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया एक कंठ विषपाई और लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखा गया चित्रकूट चरित, इन सबको सम्मिलित कर सकते हैं। नई कविता पर बहुत से सार गर्भित और बहुत ही उत्तम कोटि के लेख भी बहुत से आलोचकों ने, समीक्षकों ने लिखे हैं, और उनकी भी जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है कि किस लेखक ने किस नाम से नई कविता पर इतने उत्तम लेख लिखे हैं। तो उनमें प्रमुख रूप से हम जिन लेखों को सम्मिलित करते हैं वे हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान इस नाम से लेख लिखा। लक्ष्मीकांत वर्मा ने ही नए प्रतिमान पुराने निकष इस नाम से भी नई कविता के संदर्भ में ही लेख लिखा। डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कविता के प्रतिमान इस नाम से लेख लिखा। और गिरिजा कुमार माथुर ने नई कविता सीमाएं और संभावनाएं इस नाम से एक लेख लिखा। तो यदि इन लेखों को व्यक्ति पढ़े तो वह नई कविता के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकता है, उसकी भाव भूमि के बारे में, उसकी शिल्प शैली इत्यादि के बारे में, उसमें किन किन काव्य धाराओं को सम्मिलित होने के बाद, वह किन किन काव्य धाराओं के सम्मिलित होने के बाद यह नई कविता की काव्य धारा हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रकट हुई, इन सब बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नई कविता है इसकी पृष्ठभूमि में क्या था, इसकी परिस्थितियां क्या क्या थी। तो प्रमुख रूप से जो नई कविता की पृष्ठभूमि में हम देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से उत्पन्न जो संत्रास है, जो कुंठा है, जो दुख है, वह हमें नई कविता की पृष्ठभूमि में दिखाई देता है। द्वितीय विश्व युद्ध ने जिस प्रकार से पूरे मनुष्य के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था, जिस प्रकार से मानव मूल्यों का द्वितीय विश्व युद्ध में हनन हुआ था, और जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर, जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था, उस सब से मानवता के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया था। और जो मानव के पुराने मूल्य थे वे सब तार तार हो गए थे। तो यह जो द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका है, यह इस नई कविता की पृष्ठभूमि में काम कर रही थी। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही देखें तो जो शीत युद्ध में पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य, या पूंजीवाद और कम्युनिज्म के मध्य जो द्वंद्व चल रहा था, वह भी इस कविता की पृष्ठभूमि में मिलता है। इस युग की पृष्ठभूमि में हमें विज्ञान का प्रसार भी दिखाई देता है, क्योंकि जो वैज्ञानिक तकनीकी है, यंत्र आदि का आविष्कार है, वह धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रसार पा रहा था। मनुष्य यांत्रिकता और भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहा था। वह अपनी प्रकृति से, अपनी नैसर्गिकता से वह धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। और विज्ञान के प्रसार का यह परिणाम हुआ कि जो मनुष्य है वह एक परंपरा से
आया हुआ वह जो जीवन दर्शन था उससे कटकर वह यांत्रिकता की तरफ बढ़ने लगा, वह एक यंत्र मात्र बनकर रह गया। तो ये जो यंत्रवत बनने की बात है, जिससे हमने पिछले बार प्रयोगवाद में भी देखा था कि उसके बाद उसमें किस प्रकार से अनास्था, कुंठा, निराशा, अवसाद, ये ग्लानि, ये सभी भाव उसके हृदय में, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में दिखाई देते हैं। ये सब बातें भी इस नई कविता की पृष्ठभूमि में कार्य कर रही थी। और विज्ञान के प्रसार, शीत युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका का यह प्रभाव हुआ कि जो पुराने मूल्य थे वे धीरे धीरे टूटते जा रहे थे। नए मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा था। जो ये मूल्यों में द्वंद्व उत्पन्न हो गया था, तो वह द्वंद्व भी इस नई कविता की पृष्ठभूमि में काम करता हुआ दिखाई देता है। और ये तो हुई अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात कि पूरे विश्व में किस प्रकार से पृष्ठभूमि बनी हुई थी। और भारत में जब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं, भारत में एक चीज और इसमें जुड़ जाती है। ये तो परिस्थितियां थी ही, क्योंकि ये पूरे विश्व में कमोबेश सभी जगह एक जैसी ही थी। तो भारत में इसके अतिरिक्त और हम क्या देखते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि भारत ने 1947 में अपने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो देशवासियों ने सपने देखे थे कि उनका जीवन बेहतर होगा, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की राजनीति को वे देखते हैं तो वो जो उनके स्वप्न थे वे टूट गए। उनका जो मोह था वह भंग हो गया। उस मोह भंग की दशा भी हम नई कविता की पृष्ठभूमि के रूप में देख सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार से जनता की आकांक्षाओं, जनता की इच्छाओं को दबाया गया, उनके जीवन को सुधारने का प्रयास नहीं हुआ। तो और इस प्रकार से साम्राज्यवादी और पूंजीवादी ताकतें मिलकर जनता का शोषण और जनता पर अत्याचार करती रही, अन्याय का कुचक्र चलता रहा। तो इस सब ने जितने भी रचनाकार थे, जो संवेदनशील रचनाकार थे, उन संवेदनशील रचनाकारों को प्रभावित किया। और ये सभी बातें भी इस युग की पृष्ठभूमि में काम कर रही थी। अब ये क्योंकि हमने कहा कि ये दोनों जो काव्य धाराएं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, ये दोनों मिली तो हमें नई कविता प्राप्त होती है। तो किसी एक विचारधारा में केंद्रित होकर, किसी एक विचारधारा तक सीमित होकर हम नई कविता के बारे में नहीं जान सकते हैं, हम नई कविता को नहीं जान सकते हैं। तो इसके लिए हमें व्यापक स्तर पर जो भी नई कविता की प्रवृत्तियां हैं उन सबको देखना होगा। तो इसलिए हम अब नई कविता की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पहली सर्व प्रमुख प्रवृत्ति हमें नई कविता की दिखाई देती है वह है काव्य संबंधी पुरानी अवधारणाओं में बदलाव। देखिए, काव्य क्या है, इस बात पर प्राचीन काल से चर्चा रही है। और प्राचीन काल से अधिकतर बार यही माना जाता रहा है कि जो कविता है वह आत्माभिव्यक्ति है। यानी जब कोई भी रचनाकार स्वयं को अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति करता है तो वही कविता है। लेकिन नई कविता के दौर में हम ये देखते हैं कि यह विचार रखे गए कि कविता आत्माभिव्यक्ति नहीं अपितु आत्म से पलायन है। स्वयं से दूर रहकर जब एक तटस्थ विचार, एक निष्पक्ष रूप में, यानी स्वयं की जो अनुभव है उसको आधार ना बनाकर, जो यथार्थ में दिखाई देता है उसको आधार बनाकर जब अभिव्यक्ति की जाती है तो वही कविता हो सकती है। जैसा कि पहले वर्ड्सवर्थ इत्यादि जो साहित्यकार रहे हैं उन्होंने कहा था कि कविता जो है भावों का सहज उच्छलन है, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत भावों का सहज उच्छलन है। हम छायावाद में भी ऐसा देखते हैं। लेकिन जो नई कविता के कवि हैं उन्होंने कविता को परिभाषित ही इसी आधार पर किया कि कविता आत्माभिव्यक्ति नहीं है अपितु यह तो आत्म से पलायन है। उन्होंने यह भी कहा कि कविता तो भावों का निर्व्यक्तीकरण है। निर्व्यक्तीकरण कि जो व्यक्ति के निजी भाव हैं, व्यक्ति के निजी भावों से ऊपर उठकर
जो कविता लिखी जाए, अर्थात जो व्यक्ति के निजी भाव हैं उनको कविता में स्थान ना देकर उन भावों से मुक्त होकर जब कोई रचना की जाती है तो वह कविता होनी चाहिए। इस प्रकार की निष्पक्ष और इस प्रकार की एक तरह से कहें तो वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ कविता नहीं होनी चाहिए, अपितु वस्तुनिष्ठ कविता को इस काल में कविता के रूप में अधिक अभिहित या कविता की संज्ञा दी गई। और क्योंकि हम देखते हैं कि जो रोमांटिक काव्यधारा है, जिसे हम स्वच्छंदतावादी काव्यधारा कहते हैं, और जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, तो हम नई कविता में देखते हैं गैर रोमांटिक जो काव्य दृष्टि है, गैर रोमांटिक दृष्टि है, उसका समर्थन ये नई कविता के कवि करते हैं। वे जो स्वच्छंदतावाद में, क्योंकि वे यही कहते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ कविता ना होकर वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, और बिल्कुल यह गैर रोमांटिक दृष्टि से ही जुड़ती है। कुछ आलोचकों ने नई कविता को सह अनुभूति भी कहा है कि हमारे सामने कोई जो समाज है उसकी जो अनुभूति है, हम उसके साथ अपनी सह अनुभूति जो हम करते हैं वही कविता है, उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन फिर बाद में मुक्तिबोध इत्यादि ने इस बात को नकारते हुए ये कहा कि हमें केवल कविता को सह अनुभूति नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो कविता का विशेष गुण है सृजनात्मकता, तो जो रचनात्मकता है, सृजनात्मकता है, उसे हमें कविता कहना चाहिए। कुछ आलोचकों ने कविता को भाव संप्रेषण भी कहा है कि भावों को दूसरे तक पहुंचाना या दूसरे तक अपने दूसरे के सामने अपने भावों को किस प्रकार से बहुत उचित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर ढंग से प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, वही कविता है। और उस भाव संप्रेषण के लिए जिस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिस शैली की आवश्यकता होती है, उन शैलियों का बहुत अधिक महत्व इसलिए रहता है क्योंकि उनके माध्यम से ही वह भाव संप्रेषण बेहतर ढंग से हो पाता है। दूसरी जो विशेषता प्रवृत्ति हम देखते हैं, विशेष प्रवृत्ति हम देखते हैं, वह है लघु मानव की खोज। हमने प्रयोगवाद पर चर्चा करते हुए लघु मानव के बारे में भी चर्चा की थी, तो उसमें हमने ये देखा था कि लघु मानव की साधारणता में भी जो असाधारणता होती है, जो साधारण मानव है उसकी असाधारणता में विश्वास वे प्रयोगवादी करते थे। और यह जो प्रवृत्ति है यह नई कविता में भी हमें मिलती है। उस समय इस प्रश्न पर विचार किया गया कि लघु मानव कौन है? क्या यह अहमग्रस्त, आत्मलीन, समाज विमुख, कुंठाग्रस्त और वर्जनाओं से पीड़ित मानव है, अथवा महाकाव्यों का जो उदात्त और आदर्श नायक होता है, तो उनमें से किसको लघु मानव माना जाए? एक तरफ तो महाकाव्यों का आदर्श नायक है और एक तरफ आज के समाज में जो सामान्य मनुष्य है, जिसकी अपनी समस्याएं हैं, जिसमें अपने अहम भाव हैं, जिसमें अपनी वर्जनाएं हैं, जिसकी अपनी पीड़ाएं हैं, जिसकी अपनी कुंठाएं हैं, तो उनमें से किसको लघु मानव माना जाए और किसे ये कहा जाए कि उसकी साधारणता में असाधारणता है? प्रारंभ में कवियों ने उस मनुष्य को जो कि अपनी समस्त प्रवृत्तियों के साथ दिखाई देता है, जो सामान्य मनुष्य उसकी सभी प्रवृत्तियों के साथ होता है, उसे ही लघु मानव की संज्ञा दी। इस लघु मानव पर सर्वप्रथम चर्चा लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने की और उन्होंने जो एक लेख लिखा नए प्रतिमान पुराने निकष, इसमें उन्होंने लघु मानव पर चर्चा की। विजयदेव नारायण शाही, इन्होंने लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस, इस लेख में लघु मानव पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। इसी साधारण जो मनुष्य है, उस साधारण मनुष्य की असाधारणता में ये कवि किस प्रकार से विश्वास रखते थे, इसका एक उदाहरण मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। पर हारता नहीं न मरता है, पीड़ित अमर्त्य
मानव, अविजित दुर्जय मानव, कर्म कर श्रम कर शिल्पी श्रेष्ठा, मैं उसकी कथा हूं। तो ये जो सामान्य मनुष्य है उसकी महानता पर अधिक बल देते हैं, बजाय कि जो महाकाव्यों में वर्णित उदात्त जो चरित्र, उदात्त जो नायक हमें दिखाई देते हैं, उसकी अपेक्षा ये लघु मानव को, जो सामान्य मनुष्य है, उसको अधिक महत्व देते हुए दिखाई देते हैं। अगली जो प्रवृत्ति नई कविता की है वह है काव्य की अर्थ भूमि का विस्तार और व्यक्ति स्वातंत्र्य पर बल। काव्य की अर्थ भूमि से हमारा अभिप्राय है काव्य के विषयों से, कि कविता में किन किन विषयों को सम्मिलित किया जाए। तो पहले भी काव्य की अर्थ भूमि में विस्तार होता रहा है, जैसे हमने रीतिकाल की अपेक्षा देखा कि भारतेंदु युग में काव्य की अर्थ भूमि का विस्तार हुआ, उसके बाद द्विवेदी युग, छायावादी और क्रमशः प्रगतिवादी युग तक आते आते काव्य की अर्थ भूमि में विस्तार होता रहा। लेकिन नई कविता में हम देखते हैं कि बहुत अधिक अर्थ का विस्तार, काव्य भूमि की अर्थ का विस्तार इस काल में हुआ है। इनके लिए अंधेरे एक कोने में पड़ा हुआ कोई पौधा भी एक कविता का विषय हो सकता है, चाहे वह कोई सुंदर हो या कुरूप हो, सब कुछ इनके लिए कविता का विषय बन सकता है। इनकी कविता में समग्र मानव जीवन का वर्णन मिलता है। यह नहीं कि मानव के किसी एक पक्ष का, उसके सामाजिक पक्ष का, उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष का या किसी भी एक पक्ष का इस कविता में चित्रण हुआ है। पूरे समग्र मानव जीवन का चित्रण इस कविता में किया गया है। कहने का भाव यह है कि इनके लिए किसी भी प्रकार का विषय वर्जित या अछूत नहीं है, कि कोई विषय ऐसा रह गया हो कि जिस पर इन्होंने कविता न लिखी हो। जहाँ तक व्यक्ति स्वातंत्र्य पर बल की बात है, तो जिस प्रकार से प्रयोगवाद में वैयक्तिकता पर बल दिया गया था, उसी तरह से नई कविता में भी व्यक्तिगत स्वातंत्र्य पर बल दिया गया है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया गया है और यह बात कही गई है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वह समाज के लिए ही अंत में उपयोगी सिद्ध होती है। इनका मानना था कि समाज तभी विकसित होगा जब प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होगा। हालांकि इसके बाद इन जो कवियों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की थी, तो वह बहुत अधिक आत्मलीनता तक की स्थिति तक पहुंच गई और वह समाज से जिस प्रकार से जुड़ना चाहिए था व्यक्ति को, उस तरह से व्यक्ति को समाज से नहीं जोड़ पाई। व्यक्ति आत्म केंद्रित होता गया और उसके बाद मुक्तिबोध इत्यादि जो इस प्रकार से मार्क्सवादी कवि या समाजवादी कवि रहे हैं, उनको कहना पड़ा कि इस प्रकार से वैयक्तिक स्वतंत्रता की वकालत करने से मनुष्य समाज के बृहत्तर संदर्भों से नहीं जुड़ पाया और इसका जो अंतिम जो परिणति हुई वह जो व्यक्तिवादी कवि कहते थे कि व्यक्ति से समाज की तरफ हम चल रहे हैं, वे व्यक्ति से समाज की तरफ अग्रसर नहीं हो पाए। अगली जो विशेषता नई कविता की है वह है अनुभूति की प्रामाणिकता और अनुभूति की ईमानदारी। अनुभूति की ईमानदारी करने वाले प्रमुख जो कवि रहे हैं वे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय और गजानन माधव मुक्तिबोध। यदि अनुभूति की ईमानदारी इन शब्दों को समझा जाए तो अनुभूति की ईमानदारी यानी मनुष्य ने जो अनुभव किया है, जो उसकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को ईमानदारी से ज्यों का त्यों प्रकट करना, वही अनुभूति की ईमानदारी हो सकती है। और इसके बारे में एक आलोचक ने कहा भी है कि व्यक्तिगत ईमानदारी का एक अर्थ है जिस अनुपात में, जिस मात्रा में जो भावना या विचार उठा है उसको उसी मात्रा में प्रस्तुत किया जाए। अनुभूति की ईमानदारी का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि जो भी किसी व्यक्ति के सामने कोई बात है, कोई मुद्दा है, कोई प्रसंग है, तो वह उसका आकलन, उसका मूल्यांकन अपने पूर्वाग्रहों से पीड़ित होकर ना करे, अपितु अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर
बड़े ही वस्तुनिष्ठ तरीके से निष्पक्ष होकर और तटस्थ रहकर उसके बारे में अपनी मानसिक प्रतिक्रिया प्रकट करे, उसके बारे में अपने विचार प्रकट करे, उसे भी अनुभूति की ईमानदारी की संज्ञा दी जा सकती है। अनुभूति की ईमानदारी और प्रामाणिकता के संबंध में हम श्रीकांत वर्मा की एक कविता की कुछ पंक्तियों को देख सकते हैं। मैं गौर से सुनता हूँ औरों के रोने को, मगर दूसरों के दुख को अपना मानने की बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। तो ये जो इस प्रकार की ईमानदारी है और ये प्रामाणिक बात है कि ये लोग कहते हैं कि हम जिस बात का अनुभव नहीं करते उसका झूठा दिखावा भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ साफ यही लिखा है कि मैंने दूसरों के दुख को अपना मानकर कविता लिखने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा अनुभव नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा भी नहीं। देखिए, अनुभूति की प्रामाणिकता और अनुभूति की ईमानदारी की बात पहले के कवि भी करते थे। जैसे छायावादी कवि वेदना की अभिव्यक्ति करते थे, या फिर जो प्रगतिवादी कवि हैं वे समाज के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है उस बात को अपनी कविता में अभिव्यक्त करते थे। समाज के प्रति वे एक सहानुभूति, एक प्रकार से समाज के प्रति प्रतिबद्धता अपनी कविता में प्रकट करते थे। लेकिन ये जो नई कविता के कवि हैं उनका मानना था कि जो छायावादियों की वेदना की अनुभूति थी और जो प्रगतिवाद की समाज के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता थी, अनुभूति थी, ये नई कविता वाले जो रचनाकार हैं ये उस अनुभूति को झूठी सिद्ध करते थे। ये कहते थे कि ये सब केवल दिखावा था, ये उनके अनुभूत सत्य नहीं थे, वे अनुभव कुछ करते थे और उसे इस प्रकार से शब्द जाल में पिरोकर इस प्रकार से प्रस्तुत कर देते थे। लेकिन इन कवियों ने अनुभूति की प्रामाणिकता और अनुभूति की ईमानदारी पर अधिक बल दिया। नई कविता की अगली प्रवृत्ति है रस के प्रतिमान की अप्रासंगिकता। रस का अर्थ होता है आनंद। कविता से जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहा जाता है और कविता को रस से जोड़कर देखा जाता रहा है। हमेशा से इसी बात पर आलोचक और जो कवि, रचनाकार इत्यादि केंद्रित रहे हैं कि कविता आनंद प्रदान करती है, कविता में रस तत्व का होना आवश्यक है। लेकिन जो नई कविता के कवि हैं उन्होंने इस रस तत्व को ही नकार दिया। नई कविता के कवियों ने कहा कि अब जो रस का प्रतिमान कि जिस आधार पर कविता को व्याख्यायित किया जाता रहा है रस के आधार पर, वह अब अप्रासंगिक हो गया, अब वह महत्वपूर्ण नहीं रहा। जिस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जो रस है वो हृदय की मुक्तावस्था है और कविता भी हृदय की मुक्तावस्था है, लेकिन इन कवियों ने कहा कि कविता हृदय की मुक्तावस्था नहीं है अपितु बुद्धि की मुक्तावस्था है। पहले यह माना जाता था कि जो अच्छा काव्य होता है वह सामंजस्य स्थापित करता है, लेकिन नई कविता के कवि कहते हैं कि कविता द्वंद्व और असामंजस्य अभिव्यक्त करती है। और हम देखते हैं कि नई कविता में बहुत से द्वंद्व और बहुत से असामंजस्य, बहुत सी विसंगतियां हमें दिखाई देती हैं, जो कि समाज में विसंगतियां हो गई थी, तो उस समाज की विसंगतियां, वो द्वंद्व और वो असामंजस्य कविता में भी दिखाई देता है। जहां पहले की कविता अतीत की घटनाओं पर आधारित होती थी, लेकिन अब जो कविता है वह वर्तमान पर आधारित हो गई है। नई कविता क्षणवाद पर आधारित हो गई है। एक आलोचक ने कहा भी है कि नई कविता हमें तन्मय नहीं करती अपितु हमारा चैन तोड़ देती है, विचार के तनाव से मथती है, छीलती है। अंधेरे में जो कि मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई कविता है, यदि उसको इसी आधार पर देखें तो हम पाएंगे कि वह हमें बेचैन कर देती है। इसके अतिरिक्त चांद का मुंह टेढ़ा है, यह भी एक किसी प्रकार की कविता है जो कि आनंद प्रदान नहीं करती अपितु मनुष्य में तनाव उत्पन्न करती है। वह मनुष्य को सोचने के लिए प्रेरित करती है, वह मनुष्य के विचारों को मथती है, वह जो उसके पहले के विचार थे उन विचारों को छीलती है और उसमें नए चिंतन उत्पन्न करती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो नई कविता है वह मनुष्य को आनंद प्रदान नहीं करती, अपितु वह तो उसके चैन को भंग करने वाली कविता बन गई है। तो इस कविता को रस के प्रतिमान पर मूल्यांकन करना उचित सिद्ध नहीं होगा। नई कविता की अगली प्रवृत्ति है स्वाधीनता के बाद का मोह भंग। हम जैसे कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो नेहरू युग आया और जो भी राजनीति हमें उस समय में दिखाई देती है, उस सब ने जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया, अपितु जनता उसी प्रकार से शोषण, अत्याचार और अन्याय के चक्र में ही पड़ी रही। और ये जो सब बातें हैं, ये उस समय की राजनीति या उस समय की जितनी भी परिस्थितियां जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद के मोह भंग को जन्म दिया, वह नई कविता में हमें मिलती है। अगली प्रवृत्ति है प्रयोग, परंपरा और आधुनिकता। नई कविता के कवियों ने परंपरा के गतिशील तत्वों की पहचान की। देखिए, कोई भी जो परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं में सभी चीजें गतिशील भी नहीं होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि उन परंपराओं में सभी चीज बेहतर भी नहीं हो सकती हैं और सभी चीज गलत या सड़ी गली भी नहीं हो सकती हैं। तो आवश्यकता किस बात की होती है कि परंपराओं के उन तत्वों की पहचान करना जो कि सकारात्मक हैं, जो कि बेहतर हैं, जो कि गतिशील हैं। तो इन कवियों ने प्रयत्न किया है कि वे परंपरा के गतिशील, सकारात्मक और बेहतर तत्वों की पहचान कर पाएं। और जो परंपरा में जिन्हें हम रूढ़ियों का नाम देते हैं, जो कि गली सड़ी जो रीति रिवाज हैं, गली सड़ी परंपराएं हैं, उन गली सड़ी रूढ़ियों से, नकारात्मक चीजों से मुक्ति प्राप्त की जाए। और ये जो आधुनिकता का जो संप्रत्यय, आधुनिकता का जो विचार है, उस आधुनिकता के विचार के बारे में इन कवियों का मत था कि आधुनिकता परंपरा से अलग नहीं है, अपितु जो परंपरा है उसी से आधुनिकता का प्रस्फुटन होता है। आधुनिकता परंपरा से ही जन्म लेती है। जो जिस प्रकार की परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा में ही जब परिवर्तन होता है तो आधुनिकता का जन्म होता है। यह कदापि नहीं होता कि आधुनिकता परंपरा से बिल्कुल ही विपरीत हो। इन कवियों के लिए आधुनिकता का मतलब है स्वचेतना, कि जब मनुष्य में स्वयं में चेतना उत्पन्न हो जाए, तो इसे उन्होंने आधुनिकता कहा है। और अपने परिवेश के प्रति सजगता, कोई व्यक्ति जब अपने परिवेश के प्रति जागरूक हो जाए तो इसे भी उन्होंने आधुनिकता का नाम दिया है। अपने समय और समाज के सवालों के प्रति जागरूक रहना और फिर उस आधार पर अपनी प्रतिक्रिया देना भी इन कवियों के लिए आधुनिकता का पर्याय रहा है। अगली प्रवृत्ति इस कविता की है विसंगति और विडंबना। देखिए, विसंगति और विडंबना, विसंगतियां क्या होती हैं? जब हम इस प्रकार की परिस्थितियां देखते हैं कि जो बेमेल परिस्थितियां होती हैं या जिन्हें हम प्रतिकूल परिस्थितियां भी कह सकते हैं, तो वैसी उन परिस्थितियों के बारे में गंभीर बात करते हुए भी ये कुछ इस प्रकार की हास्य की बात कह देते हैं और उस गंभीरता को तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, उस समाज में, उस समय जो समाज था, उस समय की जो राजनीति थी, उसमें विसंगतियां और विडंबनाएं बहुत अधिक थी। और जब भी इन विसंगतियों और विडंबनाओं पर बात की जाए तो वह एक गंभीर बात ही कही जाएगी। और ये कवि उन विसंगतियों और विडंबनाओं का अपनी कविताओं में चित्रण करते थे, अपनी कविताओं में उन विसंगतियों और विडंबनाओं को स्थान देते थे। और क्योंकि ये इतना गंभीर विषय था तो उस रचना में भी गंभीरता आना स्वाभाविक ही था। लेकिन ये कवि इतनी गंभीर बात को कहते हुए भी बहुत बार कोई बीच में एक ऐसी हल्की बात कह देते थे जिसे हास्य की बात कहेंगे, और जो कि उस गंभीरता को एकदम कम कर देती थी। तो उस गंभीरता में थोड़ा सा हल्कापन लाने के लिए, उस गंभीरता को तोड़ने के लिए इन कवियों ने इस प्रकार के बहुत अधिक प्रयोग किए हैं। और जो नई कविता के कवि हैं, उनकी कविताओं में यह विशेषता हमें मिलती ही है
कि वे इतनी गंभीर बात कहते हुए बीच में कोई न कोई ऐसी हल्की बात कर देते हैं और उस गंभीरता को कम करने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण है, पिस गया है वह दो पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है यह नीच। अगली प्रवृत्ति जो हम देखते हैं वह अस्तित्ववादी और आधुनिकतावादी स्वर। जो अस्तित्ववाद जो एक पश्चिमी विचारधारा है, उसका प्रभाव हम इस नई कविता पर देखते हैं, और आधुनिकतावादी स्वर जो कि विज्ञान के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं, उसका प्रभाव भी नई कविता पर मिलता है। पश्चिम के संसार को, पश्चिम के देशों को दो विश्व युद्धों ने अंदर से इतना भयान्वित कर दिया, इतना भयाक्रांत कर दिया कि उनकी मनोभूमि पर अपने अस्तित्व का ही संकट मंडराने लगा। उनके मन में यह भय हो गया कि यह तो पूरी मनुष्य जाति के अस्तित्व को ही संकट उत्पन्न हो सकता है। जिस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार दोनों विश्व युद्धों में हुआ, तो उससे पश्चिमी देशों को यह भय हुआ, उन लोगों के मन में यह भय व्याप्त हुआ कि यह तो आने वाले दिनों में मनुष्य के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने वाला है। इस समय में पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, बढ़ती हुई शहरीकरण की प्रवृत्ति, टेक्नोलॉजी और विज्ञान की बढ़ती हुई होड़, तकनीकी की बढ़ती हुई होड़, हथियारों की बढ़ती हुई होड़, इन सब ने पूरे विश्व में एक भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी। मृत्यु, अवसाद, आत्मनिर्वासन, अकेलापन, ये सभी जो विचार हैं, ये अस्तित्ववादी दर्शन में अपनी पैठ बनाते गए हैं। और अस्तित्ववादी दर्शन में जो ये विचारों ने पैठ की है, ये जो विचार हैं, इनका प्रभाव नई कविता में भी हमें मिलता है। नई कविता में भी इस प्रकार के जो भाव हैं, जिनको हमने मृत्यु, अवसाद, आत्मनिर्वासन, अकेलापन इत्यादि की संज्ञा दी है, वे नई कविता में भी प्रकट हुए हैं। और आधुनिकतावादी स्वर का प्रभाव हम कैसे देखते हैं कि आधुनिकतावादी स्वर में, क्योंकि पूंजीवाद उस समय मुख्य रूप से आधुनिकतावादी स्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और ये बात तो हम जानते ही हैं कि जो गरीब जनता है उसकी जो मेहनत है, वह जो पूंजीवाद है उसकी मेहनत पर ही ऐश कर रहा था। उसकी मेहनत से ही, जो उसकी मेहनत का सारा लाभ है वो पूंजीवाद को मिल रहा था। इस पूंजीवाद ने ही मनुष्य को इस विचारधारा का बना दिया कि वह निरंतर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता रहे, वह भविष्य की बिल्कुल भी चिंता न करे, अपनी परंपराओं से भी कट जाए और केवल वर्तमान की उन्नति को ही देखे। उसको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि ये जो वर्तमान की उन्नति है ये भविष्य में घातक सिद्ध हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये आधुनिकतावादी स्वर था, जो कि विज्ञान की प्रगति और पूंजीवाद, साम्राज्यवाद के परिणाम स्वरूप आया, तो उसने मनुष्य को परंपराओं से काट दिया और उसके अपने उज्जवल भविष्य से भी विमुख कर दिया और उसे केवल वर्तमान तक सीमित कर दिया। और वर्तमान तक सीमित होने का परिणाम यह हुआ कि उसकी दृष्टि भोगवादी बन गई। वह समझने लगा कि जितने भी साधन हैं उनका वह वर्तमान में उपभोग कर ले। मुक्ति बोध ने जो पूंजीवादी समाज है और उसकी जो ये भोगवादी मानसिकता है, उसको अपनी कविता में बहुत अच्छे से फटकार लगाई है, उसको धिक्कारा है। और उन्होंने जो ये उपभोक्तावादी संस्कृति जो पनप रही थी आधुनिकतावादी स्वर के प्रभाव से, तो उन्होंने इसको खाओ पियो और मौज करो की प्रवृत्ति कहा है। अगली जो हमें प्रवृत्ति दिखाई देती है वह है प्रकृति सौंदर्य पर नई दृष्टि। देखिए, प्रकृति तो कविता का शाश्वत विषय रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस काल में भी प्रकृति से संबंधित स्वतंत्र कविताएं और उद्दीपक और आलंबन के रूप में प्रकृति का चित्रण है ही। लेकिन साथ ही एक बात इसमें खास दिखाई देती है कि जो
प्रकृति का विनाश मानव के द्वारा किया जा रहा है, जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है और प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है, प्राकृतिक स्थानों को दूषित किया जा रहा है, प्रकृति की नैसर्गिकता को नष्ट किया जा रहा है, उस संबंध में चिंता इन कवियों की कविताओं में इस युग में दिखाई देती है। साथ ही जो उस समय का जो परिस्थितियां थी वे तनाव और कुंठा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां थी, तो इस समय का जो रचनाकार है वो उस तनाव और कुंठा से बचने के लिए भी प्रकृति की शरण में जाता है। अगली जो विशेषता है वह है काव्य रूप। अब काव्य रूप दो तरह के होते हैं, प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य। तो इस समय में दोनों ही तरह के काव्य लिखे गए, लेकिन एक अंतर अवश्य है कि जो पहले प्रबंध काव्य लिखे जाते थे उसमें कथात्मकता भी होती थी और रस के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाता था कि किसी महाकाव्य का या किसी प्रबंध काव्य का एक रस होता था जो कि उसका प्रमुख रस होता था, बाकी गौण रस होते थे। लेकिन इस जो नई कविता है, नई कविता में जो भी प्रबंध रचनाएं लिखी गई उनमें क्योंकि रस प्रतिमान को तो पहले ही ये लोग नकार चुके हैं, तो उन्होंने प्रबंध काव्य में जो रस तत्व है या जो कथा तत्व है उन दोनों ही तत्वों से रहित होकर इस प्रकार के नए ढंग के प्रबंध काव्यों की रचना की है। इस युग में बहुत सारी लंबी कविताएं भी लिखी गई। प्रबंध काव्य की जगह पर नई कविता में जो लंबी कविताओं का दौर है, जो लंबी कविताओं के लेखन की परंपरा है, वो बहुत आगे बढ़ी और बहुत सी लंबी कविताएं लिखी गई। और जो एक बिंब और इस प्रकार की जो काल्पनिक मनोभूमि पर और यथार्थ से जुड़ी हुई चीजें जिसे हम फैंटेसी का नाम देते हैं, फैंटेसी भी इस युग में बहुत लिखी गई। मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में, यह भी फैंटेसी का ही एक रूप है। लंबी कविताओं और प्रबंध काव्य के साथ साथ इन्होंने जो छोटी कविताएं लिखी वे भी बहुत ही कसी हुई, अपने भाव बोध में, अपने शिल्प में बहुत ही कसी हुई शैली वाली कविताएं, बहुत ही अपने भावों को अच्छे से प्रकट करने वाली कविताएं इस काल में लिखी गई हैं। अगली प्रवृत्ति हम देखते हैं काव्य भाषा। अब जो जहाँ तक काव्य भाषा की बात है तो इन रचनाकारों ने सहज, सरल और बड़ी ही सृजनात्मक भाषा का प्रयोग किया है। देखिए जो अज्ञेय जी हैं उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार से अधिक घिसने से बासन यानी बर्तन का मुलम्मा, उसके ऊपर जो कलई की जाती है वह छूट जाती है, उसी प्रकार से जो शब्द हैं जो पहले से प्रयोग किए जाते रहे हैं उन शब्दों का जो महत्व है वह भी समाप्त हो गया है। जिन प्रतिमानों का, जिन उपमानों का प्रयोग पहले से किया जाता रहा है उनका इतनी अधिक बार प्रयोग हो चुका है कि जो उनकी विशेष अर्थ क्षमता थी वह धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कवि जो है, रचनाकार जो है, नए नए शब्दों की खोज करे और उन शब्दों में नए नए अर्थ भरने का प्रयास करें। इस प्रकार से जो परंपरा से प्रयोग आते रहे जो उपमान हैं उनका प्रयोग करने से कविता में वह विशेषता उत्पन्न नहीं होती, वह अर्थ प्रकट करने की क्षमता नहीं होती, बल्कि उन शब्दों में कवियों को नया अर्थ भरना होगा और इस नए अर्थ भरने के लिए ही सृजनात्मक भाषा की आवश्यकता होगी। तो इस युग के कवियों ने भाषा के शब्दों में नए नए अर्थ भरने का काम किया, इसीलिए इनकी भाषा को सहज, सरल और सृजनात्मक भाषा कहा जाता है। अगली जो विशेषता है वह है बिंब और प्रतीक। तो जहां तक बिंबों की बात करें या नए नए प्रतीकों की बात करें तो हमारे दैनिक जीवन या जो इसके अतिरिक्त विज्ञान या अन्य क्षेत्रों से संबंधित प्रतीकों की बात करें तो उनका बड़ा ही सृजनात्मक और बड़ा ही नवीन प्रयोग इन कवियों ने किया है और बिंब को भी इन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया है। ये बिंब को न केवल भावों को स्पष्ट करने का साधन मानते थे, अपितु ये मानते थे कि बिंब से काव्य भाषा में एक नई सृजनात्मकता भी उत्पन्न होती है। अगली जो प्रवृत्ति हम देखते हैं छंद और लय। हालांकि
इन कवियों ने निराला की परिपाटी पर चलते हुए मुक्तक छंद को ही बहुत अधिक महत्व दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पुराने छंदों से परिचित नहीं थे, बल्कि ये सभी कवि पुराने छंदों से भी परिचित थे, लेकिन उन पुराने छंदों में इन्होंने बहुत प्रकार के प्रयोग किए हैं और इन्होंने तुक को अधिक महत्व नहीं दिया। जो तुकांत शब्दावली होती है उसको महत्व ना देकर इन्होंने प्रयास यही किया है कि जो कविता की लय है वो ना टूटे, वो ज्यों की त्यों बनी रहे। और बहुत से प्रयोग इन्होंने लय को बरकरार रखते हुए इस प्रकार से छंद में किए हैं। और भले ही इस कविता पर यह आरोप लगाया जाए कि ये कविता गद्यात्मक हो गई थी, लेकिन उस गद्यात्मकता में भी लय का कहीं भी अभाव या लय की टूटन दिखाई नहीं देती। तो इन्होंने छंद के बंधन से मुक्त होकर भी कविता की लय को बनाए रखा। तो ये थी नई कविता की कुछ प्रमुख विशेषताएं। यदि आपकी कुछ शंकाएं समस्याएं हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।